हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे IBA 4 एमकॉम फर्स्ट ईयर के जो 4 सब्जेक्ट है IBA 4 उसके बारे में। यूनिट नंबर 3 इसमें हम आज कवर करेंगे। यूनिट नंबर 3 जो है वो किसके ऊपर है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंट। यानी कि जब भी हम गुड्स को क्या करते हैं, अपनी कंट्री से एक्सपोर्ट करते हैं या फिर अपनी कंट्री के अंदर हम जब भी गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। डॉक्यूमेंट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिजनेस। यानी कि डॉक्यूमेंट एक अनदर इम्पोर्टेंट एरिया है हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में। यानी कि वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट एरिया है जिसपे हम कंसीडर करते हैं, जैसे कि हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, यानी कि इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा शिपमेंट कि कौन से ट्रांसपोर्ट का हम यूज़ करेंगे, हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कवर करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में। पेमेंट्स भी इंक्लूड होती है कि किस तरीके से पेमेंट की जाएगी, कैश में की जाएगी या फिर क्रेडिट में की जाएगी। इसी तरीके से डॉक्यूमेंट भी हमारा एक इंपॉर्टेंट एरिया है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस का। वेरियस डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड फॉर स्मूथ मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। यानी कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, एक या दो डॉक्यूमेंट्स नहीं होते बल्कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है, सबमिट किया जाता है, ताकि जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, जब हम गुड्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि जो हमारा बिजनेस है वो अच्छे से हो सके। उसके बाद हम जानते हैं रैशनल ऑफ डॉक्यूमेंट। रैशनल ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? फर्स्ट पॉइंट है इसका, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन इज कॉमनली कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ओवरसीज मार्केट। यानी कि जब भी हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना, ठीक है, उसको सबमिट करना, प्रिपेयर करना, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट पार्ट है ओवरसीज मार्केटिंग का। सेकंड पॉइंट ये कहते हैं, विच डिस्करेज पीपल फ्रॉम एंटरिंग इनटू एक्सपोर्ट बिजनेस। बहुत सारे लोग जो है एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, बट वो ऐसा नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो क्या नहीं कर पा रहे, एक्सपोर्ट बिजनेस नहीं कर पा रहे। इसलिए क्या किया गया थर्ड पॉइंट में, डॉक्यूमेंटेशन इज एज मच ऑफ एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इन केस ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस, द पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस डिस्प्यूट रिड्यूस बिकॉज बोथ बायर एंड सेलर नो लॉज गवर्निंग इन देयर कंट्री। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि हम बिजनेस अपनी डोमेस्टिक कंट्री में कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो भी दोनों कंट्री के बीच में डिस्प्यूट्स, दोनों पर्सन के बीच में डिस्प्यूट है, वो कम होंगे, क्योंकि दोनों ही पार्टीज को, चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो, दोनों ही एक कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो दोनों ही लोगों को ये पता है कि दोनों की कंट्री के क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस हैं। तो इससे क्या होगा, उनके बीच में जो डिस्प्यूट्स है वो कम होंगे। इसका फिफ्थ पॉइंट हमें ये कहता है कि बायर एंड सेलर आर ऑपरेटिंग इन टू कंट्रीज, द कमर्शियल प्रैक्टिस एंड लीगल सिस्टम आर डिफरेंट। टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द पार्टीज सर्टेन डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटी बिकम नेसेसरी। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि मान लो जब हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होता है, जो हमारा सेलर होता है उसको हम एक्सपोर्टर के नाम से जानते हैं, और जो हमारा बायर होता है उसको हम इंपोर्टर के नाम से जानते हैं। तो दोनों ही कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस क्या है, डिफरेंट है। दोनों ही कंट्री की जो कमर्शियल प्रैक्टिस है वो डिफरेंट है, ताकि दोनों ही पार्टीज़ का इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सके, दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट्स है उनको ख़त्म किया जाए। इसलिए जो है डॉक्यूमेंटेशंस को प्रिपेयर किया जाता है, ताकि किसी भी रीज़न की वजह से डिस्प्यूट्स अराइज ना हो। उसके बाद हमारा सिक्स पॉइंट कहता है, सर डॉक्यूमेंट इज लिंक विद द क्लेम ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव गिवन बाय ऑलमोस्ट ऑल कंट्री वर्ल्ड ओवर। यानी कि जो डॉक्यूमेंटेशन है ये किसके साथ लिंक किया गया है? द सच डॉक्यूमेंटेशन इज लिंक विद द क्लेम ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स गिवन बाय ऑलमोस्ट ऑल कंट्री वर्ल्ड ओवर। यानी कि जो भी हमारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, ठीक है, वो किस लिए नेसेसरी है? यानी कि जब हर एक कंट्री क्या करती है, अपने एक्सपोर्टर को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट ये चाहती है कि उसकी कंट्री में जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्यों चाहती है? क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा तो कंट्री में क्या आएगी, करेंसीज का इनफ्लो होगा। करेंसी का इनफ्लो होगा तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है वो सरप्लस शो करेगा, और जो सरप्लस अमाउंट है वो हम रिजर्व में रख सकते हैं, जिससे कि हम कभी भी डेफिसिट की सिचुएशन अराइज हो तो हम उस सरप्लस का यूज़ कर सकें। और बहुत सारे तरीक़ों से एक्सपोर्ट किया जाता है, बहुत सारे मोटिव्स होते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रो, ताकि हमारी रियल पर कैपिटा इनकम क्या हो, ग्रो। तो इन सारे रीज़न की वजह से हर एक कंट्री चाहती है कि उसकी कंट्री में जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो एक्सपोर्ट किस तरीके से ग्रो किया जाता है? जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है। इसके जो भी इंसेंटिव्स है वो किस बेसिस पे प्रोवाइड किए जाते हैं? कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन जाके ये कह देगा कि मैंने गुड्स को एक्सपोर्ट किया है, मेरे को इंसेंटिव्स दो। उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दिखाने पड़ेंगे, प्रॉपर चीज़ें जो है वो दिखानी पड़ेगी,
डिसबर्सिंग अथॉरिटी को, यानी कि वो अथॉरिटी जो क्या करती है, आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। अगर वो सेटिस्फाई हो गई आपके डॉक्यूमेंट से, आपने सारी डिटेल बता दी कि किस तरीके से शिपमेंट किया, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को फिलअप करना है, उसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स जो है वो मेंशन करनी है। अगर हमारी डिसबर्सिंग अथॉरिटी जो है वो सेटिस्फाई होती है आपके डॉक्यूमेंटेशन से, तो आप क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स को क्लेम कर सकते हो। ये जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव है वो आपने किस तरीके से क्लेम किए, डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन क्या है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। उसके बाद हम 7th पॉइंट देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटी आर नेसेसरी टू एनेबल द इम्पोर्टर टू गेट द कॉन्ट्रैक्टेड गुड्स एंड टू गेट द सेल वैल्यू एज वेल एज टू सिक्योर एक्सपोर्ट इंसेंटिव। यानी कि जो डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज़ है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारा इम्पोर्टर है, ठीक है, जो भी हमारा इम्पोर्टर है उसको भी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जो हमारा इम्पोर्टर है उसको भी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। किस लिए रिक्वायरमेंट होती है वो हम देख लेते हैं। एक्सपोर्टर को तो हमने देख लिया कि अगर वो गुड्स एक्सपोर्ट करता है तो उसको एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिलते हैं। साथ ही साथ ये डॉक्यूमेंट हेल्प करते हैं हमारे एक्सपोर्टर की, कि जो भी हमने गुड्स इम्पोर्टर को पहुंचाए हैं उससे हमें क्या लेना है, पेमेंट लेनी है। ये डॉक्यूमेंट हम शो करके उससे पेमेंट मांग सकते हैं। अगर हमारा इनकेस इम्पोर्टर पेमेंट देने के लिए मना करे तो हमारे पास ऐसा प्रूफ है, एविडेंस है कि हाँ हमने ये गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट किए थे इसको, और ये हमें जो है पेमेंट नहीं कर रहा है। तो एक तरीके से ये क्या है, प्रूफ है। डॉक्यूमेंटेशन क्या है, प्रूफ है। इसी तरीके से इंपोर्टर के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है हमारे डॉक्यूमेंटेशन। इंपोर्टर को जो गुड्स है, गुड्स अपनी कंट्री में इंपोर्टर ने मंगाए, इंपोर्टर को गुड्स तभी मिलेंगे जब वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है कस्टमर अथॉरिटी को दिखाएगा। क्योंकि गुड्स जो होते हैं अगर किसी भी कंट्री में जाते हैं, इंपोर्ट होते हैं, तो सीधा उस पर्सन के पास नहीं पहुंचते जिसने गुड्स को इंपोर्ट किया है। वो किसके पास जाते हैं, सबसे पहले उस कंट्री की कस्टम अथॉरिटी के पास जाते हैं। कस्टम अथॉरिटी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है, उसके बाद ही इंपोर्टरों को सारे गुड्स देती है। तो आई होप कि आपको 7th पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आता हमारा 8th पॉइंट, जो कहते हैं कि एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट आर नीडेड फॉर कमर्शियल पर्सपेक्टिव, लीगल पर्सपेक्टिव और इंसेंटिव पर्सपेक्टिव। कि ये पॉइंट कहते हैं कि जो हमारे एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट है वो 3 पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 3 पॉइंट क्या है, कमर्शियल पर्सपेक्टिव, और सेकंड पॉइंट है हमारा लीगल पर्सपेक्टिव के बेसिस पे, और थर्ड पॉइंट है हमारा इंसेंटिव पर्सपेक्टिव के बेसिस पे। जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स के हमने यहाँ पे पार्ट को डिस्कस किया गया है कि जो हमारे कमर्शियल डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से होते हैं या क्या क्या चीज़ें आती है। तो कमर्शियल डॉक्यूमेंट के अंदर 2 चीज़ मेन है, जो है शिपिंग डॉक्यूमेंट और पॉलिसी डॉक्यूमेंट, यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट। उसके बाद आता है हमारा कमर्शियल इनवॉइस, बिल ऑफ लैंडिंग, एयरवे बिल, पोस्ट पार्सल रिसीट, सर्टिफिकेट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिटी। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, हमारे कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आते हैं। इसी तरीके से कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी आते हैं और इंसेंटिव डॉक्यूमेंट के अंदर भी आते हैं। इन सारी चीज़ों को, इन तीनों पॉइंट को हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में होता क्या है, कमर्शियल पर्सपेक्टिव क्या है, लीगल पर्सपेक्टिव क्या है और इंसेंटिव पर्सपेक्टिव क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे कमर्शियल पर्सपेक्टिव को। तो कमर्शियल पर्सपेक्टिव समझते हैं कि कमर्शियल पर्सपेक्टिव होता क्या है। बात करते हैं कमर्शियल पर्सपेक्टिव। इसमें अंदर क्या होता है, जो बायर और सेलर है, बायर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बायर और सेलर यानी कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर। अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, टर्म्स और कंडीशंस मेंशन है कि किस तरीके से गुड्स को क्या किया जाएगा, इंपोर्टर तक पहुंचाया जाएगा और इंपोर्टर किस तरीके से पेमेंट करेगा। अब क्या होता है कि दोनों की ऑब्लिगेशंस के बारे में उस एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होता है कि हमारा जो एक्सपोर्टर है उसकी क्या ऑब्लिगेशंस है कि जो भी गुड्स इंपोर्टर ने मंगाए हैं वो उसी तरीके से गुड्स को इंपोर्टर तक पहुंचाए। अब गुड्स इंपोर्टर तक शिप करने के बाद, गुड्स इंपोर्टर तक पहुंचने के बाद जो इंपोर्टर है उसकी क्या ड्यूटी है कि जो भी गुड्स उसके पास आई हैं एक्सपोर्टर के द्वारा उसको पेमेंट करे। अब जो पेमेंट होती है वो 2 फॉर्म में होती है, या तो जो हमारा इंपोर्टर है वो किस तरीके से पेमेंट करेगा, डॉक्यूमेंट लेगा और पेमेंट कर देगा। जो हमारा एक्सपोर्टर है वो डायरेक्टली इंपोर्टर को डॉक्यूमेंट नहीं देता, वो किसको देता है, एक्सपोर्टर अपने बैंक को, एक्सपोर्टर के बैंक को देता है और इंपोर्टर अपने बैंक, इंपोर्टर का बैंक। यहाँ पे 4 पार्टी है, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर और दोनों ही पार्टीज के बैंक, दोनों की कंट्री में। अब एक्सपोर्टर को इंपोर्टर तक डॉक्यूमेंट पहुंचाने तो किस तरीके से पहुंचाएंगे, तो एक्सपोर्टर अपने बैंक को डॉक्यूमेंट देगा, जो एक्सपोर्टर का बैंक है वो इंपोर्टर के बैंक को डॉक्यूमेंट देगा और इंपोर्टर का बैंक जो है वो इंपोर्टर को डॉक्यूमेंट देगा। इंपोर्टर जो है वो अपने बैंक से डॉक्यूमेंट लेके कस्टमर अथॉरिटी के पास जाएगा, कस्टमर अथॉरिटी वो सारे डॉक्यूमेंट चेक करेगी, उसके बाद ही इंपोर्टर को गुड्स देगी। अब क्या होता है ना कि जो पेमेंट होती है वो किस बेसिस पे की जाती है कि इंपोर्टर पेमेंट या तो हाथ हाथ कर रहा है, डॉक्यूमेंट लिए और पेमेंट कर दी, या फिर जो हमारा इंपोर्टर है वो क्या चाहता है, टाइम चाहता है कि मैं भाई अभी पेमेंट आपको नहीं कर सकता, मुझे कुछ टाइम दो, 3 महीने का, 4 महीने का टाइम दो। एक्सपोर्टर कह देता है कि हाँ मैं
तुम्हें टाइम दे रहा हूँ। क्या एक्सपोर्टर इतना पागल है कि बिना पेमेंट लिए और इम्पोर्टर को गुड्स दे देगा और डॉक्यूमेंट दे देगा? बाद में क्या प्रूफ है कि इम्पोर्टर जो है एक्सपोर्टर को पेमेंट करे ना करे? तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा इम्पोर्टर है वो अपने बैंक को कहता है कि भाई लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दो। लेटर ऑफ क्रेडिट एक तरीके का क्रेडिट होता है जो इशू किया जाता है हमारे इम्पोर्टर के बैंक से, और साथ ही साथ जो हमारा एक्सपोर्टर है वो क्या करता है, एक बिल बनाता है, एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है, जिस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। एक तरीके से डॉक्यूमेंट होते हैं जो प्रिपेयर किया जाता है हमारे एक्सपोर्टर के द्वारा, और जो हमारा इम्पोर्टर है उस पर एक्सेप्टेंस देता है कि हाँ इतनी अमाउंट जो है मैं आपको पे कर दूंगा। ठीक है, वो अपने क्या करता है, साइन करता है उस बिल ऑफ एक्सचेंज पे, जो कि हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको ये समझाया कि कमर्शियल इनवॉइस होता क्या है, कमर्शियल पर्पस के लिए जो भी हम क्यों डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि अभी हमने क्या पढ़ा था, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा था, और साथ ही साथ हमने इसमें पढ़ा था कि हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। यानी कि जब जो हमारा एक्सपोर्टर क्या करता है, इंपोर्टर को गुड्स भेजता है, सेंड करता है, चाहे वो सी के थ्रू करे, चाहे वो शिप के थ्रू करे, या फिर एयर के थ्रू करे, तो जो भी हमारी अथॉरिटी होती है जिसको गुड्स दिए जाते हैं वो क्या करती है, शिपिंग डॉक्यूमेंट देती है। और ये जो शिपिंग डॉक्यूमेंट है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक्चुअली में हम ये देख लेते हैं कि शिपिंग डॉक्यूमेंट होते क्या है। शिपिंग डॉक्यूमेंट जो होता है हमारी शिपिंग कंपनी क्या करती है, एक्सपोर्टर को देती है। एक तरीके का प्रूफ होता है कि एक्सपोर्टर ने गुड्स जो है वो हमें पहुँचा दी है, हमारे पास तक गुड्स जो है वो आ चुके हैं। अब एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है। अब जो है वो आगे कौन पहुंचाएगा गुड्स को, वो शिपिंग कंपनी जो है गुड्स को आगे पहुंचाएगी। उसके बाद था इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट। क्या होता है ना कि जो हमारा एक्सपोर्टर होता है वो गुड्स का इंश्योरेंस करा लेता है, ताकि रास्ते में अगर कुछ गुड्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं तो ना ही एक्सपोर्टर को ना ही इंपोर्टर को किसी को लॉस ना हो। अब डिपेंड करता है कि जो इंश्योरेंस है वो एक्सपोर्टर कराए या इंपोर्टर कराए। तो एक तरीके का जो हमारा एक्सपोर्ट ऑर्डर जो होता है, जो एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है दोनों पार्टी के बीच में, ये सारे काम करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है कि जो आप इंश्योरेंस कराओगे वो किस बेसिस पे होगा। अगर CIF बेसिस पे है, CIF का मतलब है कॉस्ट इंश्योरेंस और फ्रेट, जो कि सारा का सारा हमारा एक्सपोर्टर पे करेगा। अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन है कि इंश्योरेंस एक्सपोर्टर करा के देगा, तो एक्सपोर्टर की ड्यूटी बनती है इंश्योरेंस कराने की। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि इंपोर्टर इंश्योरेंस कराएगा, तो इंपोर्टर की ड्यूटी बनती है इंश्योरेंस कराने की। अब ज़्यादा ना बोलते हुए आगे चलते हैं, इनके बारे में समझ लेते हैं कि कमर्शियल इनवॉइस होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कमर्शियल इनवॉइस क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट है ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट इंसेंटिव सर्टिफिकेट, सेकेंड गेटिंग एक्साइज क्लियरेंस, थर्ड गेटिंग कस्टम क्लियरेंस, फोर्थ पॉइंट है सिक्योरिंग इंसेंटिव्स। यानी कि ये सारे पॉइंट्स क्या कहते हैं कि कमर्शियल इनवॉइस के कमर्शियल डॉक्यूमेंट के अंदर जो पहला डॉक्यूमेंट आता है वो आता है हमारा कमर्शियल इनवॉइस। कमर्शियल इनवॉइस जो होता है एक तरीके का क्या होता है, सर्टिफिकेट होता है। ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, गेटिंग एक्साइज क्लियरेंस, गेटिंग कस्टम क्लियरेंस और सिक्योरिंग इंसेंटिव्स। यानी कि इन पर्पस के लिए जो हमारा कमर्शियल इनवॉइस है वो काम आता है। कमर्शियल इनवॉइस किस तरीके के लिए काम आता है, जब भी हम इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट को लेते हैं तो उसके लिए हमें कमर्शियल इनवॉइस को शो करना पड़ता है। जब भी एक्साइज क्लियरेंस होता है तब भी हमें कमर्शियल इनवॉइस को शो करना पड़ता है। और जब भी एक्सपोर्टर क्या करता है, इंसेंटिव्स लेता है, क्योंकि जो भी पर्सन एक्सपोर्ट करता है उसको इंसेंटिव मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो उन इंसेंटिव्स को लेने के लिए भी हमें कमर्शियल इनवॉइस को दिखाना पड़ता है। एक्चुअली में होता क्या है, इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसका फंक्शन क्या है। फर्स्ट फंक्शन, इट डिस्क्राइब द डिटेल ऑफ द गुड्स सेंट बाय द एक्सपोर्टर। यानी कि जो हमारा कमर्शियल इनवॉइस होता है इसके अंदर क्या होता है कि सारी की सारी डिटेल मेंशन होती है गुड्स के बारे में। जो भी गुड्स हमारा एक्सपोर्टर सेंड कर रहा है इंपोर्टर को, उस गुड्स के बारे में प्रॉपर डिटेल होती है। इट ऑल्सो कंटेन आइडेंटिफिकेशन मार्क विच आइडेंटिफाई द कार्गो ड्यूरिंग शिपमेंट। यानी कि क्या होता है कि जो हमारा इनवॉइस बनाया जाता है, जो कमर्शियल इनवॉइस बनाया जाता है, उसके अंदर क्या होता है, एक मार्क, एक आइडेंटिफिकेशन मार्क बना दिया जाता है, जिसका यूज़ करके जो भी कंटेनर वगैरह है, जिस भी तरीके से गुड्स को पैकेज किया गया उस पर भी वो मार्क लगाया जाता है, ताकि आसानी से पहचाना जा सके कि कौन सा गुड्स जो है एक्सपोर्टर ने सेंड किया है। क्योंकि जो भी पोर्ट होता है जहाँ से भी गुड्स को शिप किया जाता है वहाँ पे सिर्फ एक पर्सन का तो गुड्स आएगा नहीं, सिर्फ एक्सपोर्टर का, एक ही एक्सपोर्टर का तो गुड्स होगा नहीं। दुनिया भर में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, तो हर एक पर्सन का जो है वहाँ पे सामान होगा। तो उस एक्सपोर्टर के सामान को किस तरीके से पहचाना जाएगा, उस आइडेंटिफिकेशन मार्क से, जो कि हमारा जो पैकेज होता है, जो कि हमारा कमर्शियल इनवॉइस होता है, उस पर भी वो आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है। साथ ही साथ जो भी हमारा कार्गो होता है, जो भी हम डिलीवर करते हैं, जो भी हम शिप करते हैं, उस पर भी वो मार्क होता है, ताकि अच्छे से पहचाना जाए कि ये कार्गो इस
एक्सपोर्टर का है, विच आर मेड ऑन द पैकेजेस इन द फॉर्म ऑफ सिंबल और न्यूमेरिकल। यानी कि ये जो हमारे मार्क्स होते हैं, आइडेंटिफिकेशन मार्क, ये किस तरीके के होते हैं, या तो सिंबल की फॉर्म में होते हैं या फिर नंबर्स की फॉर्म में होते हैं। उसके बाद ये कहा गया कि द क्वालिटी डिस्क्राइब ऑन द कमर्शियल इनवॉइस शुड नीदर बी लेस और मोर देन द कॉन्ट्रैक्टेड क्वांटिटी। यानी कि इसमें ये कहा गया कि जो हमारा कमर्शियल बिल है उसमें हमने ये मेंशन किया होगा कि कितनी क्वांटिटी है, तो जितनी भी क्वांटिटी हमने उसमें मेंशन की गई है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, जो भी हमारा एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट है। एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि इतनी क्वांटिटी जो है इंपोर्टर को भेजनी है। अब जो भी हमारा कमर्शियल इनवॉइस है उसमें भी उतनी क्वांटिटी होनी चाहिए, ना कम होनी चाहिए ना ही ज़्यादा होनी चाहिए। अब सेकंड पॉइंट हमारा कहता है कि इट इज़ द सेलर्स बिल गिवन टू द बायर। ये बिल कौन बनाता है, ये हमारा जो बिल है वो एक्सपोर्टर बनाता है, किसको देता है, बायर को देता है। इट कंटेन नेम एंड एड्रेस ऑफ द बायर। ये जो बिल है इसके अंदर क्या होता है ना कि जो हमारा एक्सपोर्टर होता है, ठीक है, वो किसका नाम, जो भी नाम और एड्रेस जो होता है बायर का वो डालता है, साथ ही साथ कितना एक यूनिट का प्राइस क्या है, टोटल अमाउंट कितनी हुई, और अथोराइजेशन के साइन नीचे कर देता है विद डेजिग्नेशंस। ठीक है, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका है। उसके बाद आता है हमारा समटाइम्स अ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर अ डिटेल breakup of the amount to be recorded on the invoice for enabling the custom authority in the importing country to calculate import duty। यानी कि क्या होता है ना कि इसके अंदर जो भी अमाउंट लिखी जाती है, जो भी हमारा कमर्शियल बिल होता है, एक तरीके का क्या होता है, कमर्शियल इनवॉइस क्या होता है, एक बिल होता है जो कि हमारा एक्सपोर्टर बना के देता है इंपोर्टर की, कि तुम्हारा भाई सामान इतने का आ गया। कोई भी अगर हम जानते हैं मार्केट में कोई भी सामान लेके आते हैं तो हमें भी तो बिल मिलता है ना, ठीक है। इसी तरीके से अगर इंपोर्टर ने सामान खरीदा एक्सपोर्टर से तो इंपोर्टर भी तो चाहेगा ना कि उसको प्रॉपर बिल मिले, तो एक तरीके का क्या है, बिल ही तो है। और ये बिल जो होता है वो इसके अंदर जो भी अमाउंट लिखी होती है ना वो प्रॉपर अमाउंट लिखी होती है कि एक्सपोर्टर ने किस चीज़ का कितना पैसा लगाया, एक यूनिट का क्या प्राइस है या फिर टोटल यूनिट की क्या प्राइस है, हर एक चीज़ को डिटेल में बताया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जो इंपोर्टिंग कंट्री की जो कस्टम अथॉरिटी है वो ऐसा करने को कहती है। ऐसा करने को क्यों कहती है कि जो भी हर एक कंट्री की जो कस्टम अथॉरिटी है ना वो क्या करती है, ड्यूटी चार्ज करती है उन गुड्स पे, चाहे वो गुड्स कंट्री में इंपोर्ट किए जा रहे हैं या एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, तो हर एक गुड्स पे ड्यूटी चार्ज की जाती है। तो वो ड्यूटी किसके अकॉर्डिंग की जाएगी, जो भी हमारा कमर्शियल बिल होगा, जो भी अमाउंट के गुड्स हमारी कंट्री में आए हैं उसके ऊपर ही तो ड्यूटी चार्ज की जाएगी ना, ठीक है। उसके बाद आता है इट इंक्लूड्स ऑफ सेल, इट इंक्लूड्स टर्म्स ऑफ सेल। यानी कि इसके अंदर और चीज़ क्या इंक्लूड होती है, टर्म्स ऑफ सेल। टर्म्स ऑफ सेल क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी हमारा इंश्योरेंस वगैरह होता है तो उसमें ये बताया जाता है कि इंश्योरेंस किस बेसिस पे होगा, कौन कराएगा, कि इंश्योरेंस हमारा एक्सपोर्टर कराएगा या इम्पोर्टर कराएगा। इसी तरीके से टर्म्स ऑफ सेल लिखी होती है कि किस तरीके से गुड्स को सेल किया जा रहा है। एफओबी बेसिस का मतलब क्या होता है कि एफओबी बेसिस का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड, कि जो हमारा एक्सपोर्टर है वो शिप के अंदर गुड्स को लोड करके देगा, ठीक है। शिप के अंदर गुड्स को लोड करवाने की जिम्मेदारी हमारी एक्सपोर्टर की है। उसके आगे जो भी है गुड्स का देखभाल कौन करेगा, इंपोर्टर करेगा। उसके बाद आता है CIF। CIF क्या होता है, कॉस्ट इंश्योरेंस और फ्रेट। इसमें क्या होता है कि जो हमारा एक्सपोर्टर है उसकी जिम्मेदारी है कि जो भी फ्रेट चार्जेस आते हैं शिपिंग में या फिर जितना भी इंश्योरेंस आता है वो कौन करके देगा, हमारा एक्सपोर्टर देगा। और इंश्योरेंस क्या होता है, सिर्फ शिप का इंश्योरेंस होता है कि गुड्स हमारे शिप के थ्रू जा रहे हैं तो शिप का इंश्योरेंस कराया जाएगा, नहीं। जो हमारे इंश्योरेंस होते हैं ना वो हमारे एक्सपोर्टर की वेयर हाउस से इंपोर्टर की वेयर हाउस तक करवाया जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि मोड, किस तरीके से गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किया जाएगा। डेट ऑफ शिपमेंट, डेट ऑफ शिपमेंट यानी कि किस दिन गुड्स को शिप किया जाएगा। और टर्म्स ऑफ पेमेंट, किस तरीके से जो पेमेंट है वो रिसीव होगी। ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमारे कमर्शियल इनवॉइस के अंदर मेंशन होती है। क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है वो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क मेंशन होता है, ठीक है, जिससे कि कार्गो को ईजिली पहचाना जा सके पोर्ट पे। उसके बाद हमारा जो है वो ये जो बिल होता है वो सेलर बना के देता है। इस बिल के अंदर सारी की सारी डिटेल मेंशन होती है, और जो भी डिटेल मेंशन होती है वो किससे मैच होनी चाहिए, हमारी जो भी एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट है उससे मैच होनी चाहिए। कि एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में जितनी क्वांटिटी मेंशन की गई है ना उतनी ही क्वांटिटी हमारे कमर्शियल इनवॉइस में मेंशन की जानी चाहिए। उसके बाद जो ये बिल होता है इसमें हमारा जो बायर है, जो इंपोर्टर है, उसका नाम और एड्रेस मेंशन होता है, यूनिट प्राइस मेंशन होते हैं, अमाउंट मेंशन होती है, सारी चीज़ें मेंशन होती है। साथ के साथ क्या होता है ना कि जो भी हमारी डिटेल इसके अंदर मेंशन होती है उसको सारी जो अमाउंट है उसको ब्रेकअप करके बताया जाता है, क्योंकि ये हेल्पफुल होती है हमारी इंपोर्टर की जो कस्टम अथॉरिटी है उसके लिए। क्यों, कस्टम अथॉरिटी क्या करती है,
ड्यूटी चार्ज करती है। उसके बाद हमने पढ़ा टर्म्स ऑफ सेल, जो कि मेंशन होती है कि किस तरीके से गुड्स को सेल किया जाएगा, क्या टर्म्स है। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन सा यूज़ किया जाएगा, कितने टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या होगी, किस तरीके से पेमेंट की जाएगी, कैश बेसिस पे की जाएगी या क्रेडिट बेसिस पे की जाएगी। तो ये था हमारा कमर्शियल बिल। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिल ऑफ लैंडिंग। तो बिल ऑफ लैंडिंग क्या होता है? बिल ऑफ लैंडिंग इज इशू बाय द शिपिंग कंपनी और इट्स एजेंट स्टेटिंग दैट द गुड्स आर ईदर बीइंग शिप्ड और हैव बीन शिप्ड। यानी कि बिल ऑफ लैंडिंग जो होता है हमारा, जो शिपिंग कंपनी होती है वो देती है, किसको देती है? या तो एक्सपोर्टर को देगी, ठीक है, या उसके एजेंट को देगी। यानी कि ये बिल क्या मेंशन करता है? ये बिल ये कहता है कि जो भी हमारा एक्सपोर्टर है उसने गुड्स हमारे तक पहुंचा दिए, या तो कंपनी तक पहुंचा दिए हैं, या फिर कंपनी ने या तो शिप कर दिया, गुड्स को भेज दिया है, जो कंपनी है उसने क्या किया, शिप पे लोड कर दिया गुड्स को, या फिर शिप में गुड्स करेगी, कंपनी को गुड्स मिल चुके हैं। बिल ऑफ लैंडिंग ये कहता है कि हमें वही सामान मिल चुका है एक्सपोर्टर के द्वारा, या तो हम अभी शिप करेंगे या फिर हमारे पास अभी है, हमने करना है। बिल ऑफ लैंडिंग भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है, इसको हम मेंशन करेंगे आगे किस तरीके से। मतलब 2 पॉइंट तो हमने पढ़ लिए कि गुड्स जो है वो कंपनी के पास आ गए, शिपिंग कंपनी के पास आ गए। अब शिपिंग कंपनी के पास आना यानी कि वो गुड्स पोर्ट पे हैं, अभी भी एक बिल बनेगा कि गुड्स हमारे पास आ गए, वो पोर्ट पे हैं, इस समय पे आए थे, ये टाइम पे आए, ये इस टाइम पे आए थे, इस डेट को आए थे। सेकंड बिल बन सकता है कि गुड्स हमने डिस्पैच कर दिए हैं यहाँ से, ठीक है। बिल ऑफ लैंडिंग आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम फंक्शन देख लेते हैं बिल ऑफ लैंडिंग के क्या होते हैं। दिस डॉक्यूमेंट एविडेंस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रिंजमेंट बिटवीन द शिपिंग कंपनी एंड द शिपर्स। यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये किसके बीच में होता है? शिपिंग कंपनी के बीच में होता है और हमारा एक्सपोर्टर या इंपोर्टर के बीच में होता है। एक्सपोर्टर या इंपोर्टर के बीच में क्यों होता है? देखो, गुड्स जो होते हैं वो एक्सपोर्टर या इंपोर्टर के बीच में इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ टर्म्स ऑफ सेल होती है, उसमें ये लिखा होता है कि एक्सपोर्टर की क्या ड्यूटी है और इंपोर्टर की क्या ड्यूटी है। मान लो अगर एक्सपोर्टर की ड्यूटी है कि वो सिर्फ अपने जो भी गुड्स है, ठीक है, जो कार्गो है वो अपने सॉरी, मान लो अगर हमारा जो एक्सपोर्टर है उसकी ये ड्यूटी है कि वो जो भी गुड्स है वो अपने वेयर हाउस पे प्रोवाइड करेगा, तो आगे जो शिपमेंट का प्रोसेस है वो कौन करेगा? इंपोर्टर करेगा। तो एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जो किसके बीच में होता है? हमारा शिपिंग कंपनी और हमारे शिपर के बीच में होता है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो ये कहता है कि इट इज़ अ रिसिप्ट गिवन बाय द शिपिंग कंपनी फॉर कार्गो रिसीव बाय इट। यानी कि ये रसीद होती है, एक रिसिप्ट होती है जो कौन देता है? शिपिंग कंपनी देती है कि भाई आपका कार्गो, आपका सामान हमें मिल चुका है। इट इज़ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। Bill of lading is the only evidence to file a claim against the shipping company in the event of non-delivery, defective delivery or short delivery of the cargo at the destination। यानी कि बिल ऑफ लैंडिंग एक ऐसा एविडेंस की तरह काम करता है कि मान लो अगर हमारा एक्सपोर्टर है उसको बिल ऑफ लैंडिंग मिल गया, तो ये एक तरीके का क्या है? ये एक तरीके का एविडेंस है। मान लो अगर हमारा जो शिपर है, जो भी हमारा शिपिंग कंपनी है, उसने गुड्स को टाइम पे नहीं पहुंचाया, ठीक है, या फिर उसने कोई डिफेक्ट कर दिया, तो उसके खिलाफ जो है कंप्लेन की जा सकती है। और इस केस में क्या होगा? जो हमारी शिपिंग कंपनी है वो लाइबल होगी क्लेम पे करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है हमारा टाइप्स ऑफ बिल ऑफ लैंडिंग की। बिल ऑफ लैंडिंग कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है रिसीव फॉर शिपमेंट बिल ऑफ लैंडिंग। रिसीव फॉर शिपमेंट बिल ऑफ लैंडिंग क्या कहता है? इट इज इशू बाय द शिपिंग कंपनी व्हेन गुड्स हैव बीन गिवन द कस्टडी ऑफ द शिपिंग कंपनी बट हैव नॉट येट बीन प्लेस्ड ऑन बोर्ड द शिप। यानी कि शिपिंग कंपनी ने गुड्स तो एक्सपोर्टर से रिसीव कर लिए, लेकिन अभी तक गुड्स जो है पोर्ट पे ही है, अभी तक वो गुड्स शिप के अंदर लोड नहीं किए गए हैं। उसके बाद आता है ऑन बोर्ड शिपिंग बिल ऑफ लैंडिंग। इट सर्टिफाइज दैट द गुड्स हैव बीन रिसीव्ड ऑन बोर्ड द शिप। यानी कि जो भी गुड्स है उनको बोर्ड में, उनको शिप के अंदर लोड कर दिया गया, उसको हम बोलते हैं ऑन बोर्ड शिप्ड बिल ऑफ लैंडिंग। उसके बाद आता है हमारा क्लियर बिल ऑफ लैंडिंग। इट इम्प्लाइज दैट देयर इज नो डिफेक्ट इन द गुड्स एट द टाइम ऑफ शिपमेंट ऑफ गुड्स बाय शिपिंग कंपनी। यानी कि जो भी गुड्स एक्सपोर्टर ने शिपिंग कंपनी को दिए थे वो एकदम सही है, कोई भी डिफेक्ट नहीं है, कोई भी खराबी नहीं है, तब जाके मिलता है आपको क्लियर बिल ऑफ लैंडिंग। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्लाउज्ड और डर्टी बिल ऑफ लैंडिंग विच एक्सप्रेस डिक्लेयर्स अ डिफेक्टिव कंडीशन ऑफ द गुड्स। ओनली अ क्लीन बिल ऑफ लैंडिंग इज एक्सेप्टेड फॉर नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट विद द बैंक। डर्टी बिल ऑफ लैंडिंग कहते हैं कि जो भी आपने गुड्स
जो भी एक्सपोर्टर ने गुड्स शिपिंग कंपनी को दी है ना, उसमें डिफेक्ट है, या तो जो भी पैकिंग है वो ऊपर से क्रैक है, या जो सील है वो क्रैक है, किसी भी तरीके का डिफेक्ट जो है उस गुड्स में है, उस कार्गो में है, शिपिंग कंपनी ये पहले से ही बता देती है ताकि उसको लाइबल ना होना पड़े पेमेंट करने के लिए। ठीक है, किसी भी तरीके की लाइबिलिटी जो है हमारी शिपिंग कंपनी की ना बने, तो शिपिंग कंपनी पहले से ही बता देती है कि भाई गुड्स जो है आपने पहले ही हमें डिफेक्टिव दिए थे, हमने कोई भी लॉस नहीं किया है, उसमें पहले ही मेंशन कर देती है। अगर आपका जो बिल ऑफ लाइडिंग वो डिफेक्टिव शो करता है या फिर डर्टी बिल ऑफ लाइडिंग आता है, कोई भी डिफेक्ट आया आपके, तो आपको पेमेंट नहीं मिल सकती। ठीक है, बैंक क्या करेगा, पेमेंट नहीं दे पाएगा इस केस में। इसलिए जो भी हमारा बिल ऑफ लाइडिंग होता है वो क्लियर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कंबाइंड बिल ऑफ लाइडिंग। कंबाइंड बिल ऑफ लाइडिंग क्या कहते हैं, विच एक्सप्रेसली डिक्लेयर्स अ डिफेक्टिव कंडीशन ऑफ द गुड्स, ओनली अ क्लीन बिल इज एक्सेप्टेबल फॉर नेगोशिएशन ऑफ सॉरी कंबाइंड बिल ऑफ लाइडिंग क्या होता है, इट कवर्स सेवरल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर परफॉर्मिंग द कंप्लीट जर्नी फ्रॉम द एक्सपोर्टिंग कंट्री टू द इम्पोर्टर्स वेयर हाउस। यानी कि कंबाइंड बिल ऑफ लाइडिंग क्या होता है, जब हम सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ ना करके बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं गुड्स को डिलीवर करने के लिए, तब हमें मिलता है कंबाइंड बिल ऑफ लाइडिंग। उसके बाद आता है हमारा थ्रू बिल ऑफ लाइडिंग। थ्रू बिल ऑफ लाइडिंग को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए कि होता क्या है। Goods may be shipped from Bombay to Dubai and transshipped from Dubai to a port in Latin America। यानी कि गुड्स को हमने क्या करना था, बॉम्बे से अमेरिका भेजना था, बॉम्बे से लैटिन अमेरिका भेजना था, लेकिन कोई रूट नहीं है बॉम्बे से लैटिन अमेरिका जाने का डायरेक्ट। तो हमें सबसे पहले गुड्स को दुबई भेजना पड़ेगा, और दुबई से हमें कहाँ पे भेजना है, लैटिन अमेरिका भेजना है। तो थ्रू दुबई जो भी है, हमने दुबई के थ्रू वो गुड्स जो है लैटिन अमेरिका भेजे, तो वहाँ पे हमें मिलता है थ्रू बिल ऑफ लाइडिंग। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ें होती है। फर्स्ट कैरियर हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द प्रिंसिपल कैरियर फॉर ऑल स्टेजेस ऑफ द जर्नी। यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट कैरियर होता है, जो फर्स्ट ट्रांसपोर्ट होता है, उसकी प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ट्रांसशिपमेंट बिल ऑफ लाइडिंग। ट्रांसशिपमेंट बिल ऑफ लाइडिंग क्या कहते हैं, जैसे कि हमारा थ्रू बिल ऑफ लाइडिंग था कि हमें किसी एक दूसरी कंट्री के थ्रू होके जाना पड़ता था उस इम्पोर्टर की कंट्री में, तो हम थ्रू बिल ऑफ लाइडिंग का यूज़ करते थे। इसी तरीके से ट्रांसशिप बिल ऑफ लाइडिंग में भी यही होता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन अलग है। इट इज़ सेम एज द थ्रू बिल ऑफ लाइडिंग एक्सेप्ट दैट इन केस ऑफ फर्स्ट कैरियर एक्ट ओनली एज एन एजेंट फॉर इफेक्टिंग ट्रांसशिपमेंट ऑफ कार्गो। इसमें डिफरेंस ये है कि जो हमारा थ्रू बिल ऑफ लाइडिंग था उसमें जो फर्स्ट कैरियर था वो प्रिंसिपल था, लेकिन इसके अंदर जो फर्स्ट कैरियर है वो क्या है, हमारा एजेंट है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है चार्टर पार्टी बिल ऑफ लाइडिंग। चार्टर पार्टी बिल ऑफ लाइडिंग क्या कहती है, इट कवर शिपमेंट ऑन अ चार्टर्ड शिप। मीन्स कि बिल ऑफ लाइडिंग इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दैट विल अनेबल द लॉफुल होल्डर ऑफ एनी ऑफ द ओरिजिनल बिल ऑफ लाइडिंग टू टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स फ्रॉम पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। तो इसमें ये देख लेते हैं कि चार्टर पार्टी बिल ऑफ लाइडिंग क्या होता है, कि कई लोग क्या करते हैं, शिप को चार्टर बेसिस पे ले लेते हैं। ठीक है, चार्टर बेसिस यानी कि एक तरीके से रेंट पे ले लेते हैं, उसको हम बोलते हैं चार्टर पार्टी बिल ऑफ लाइडिंग। उसके बाद आता है कि जो हमारा बिल ऑफ लाइडिंग है एक तरीके से डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की तरह काम करता है, यानी कि जिसके पास भी हमारा बिल ऑफ लाइडिंग होगा वही क्या कर सकता है, गुड्स की डिलीवरी ले सकता है डेस्टिनेशन पे, पोर्ट पे। यानी कि गुड्स की अगर आपको डिलीवरी लेनी है तो उसके लिए आपको बिल ऑफ लाइडिंग शो करना पड़ेगा। तो ये बिल ऑफ लाइडिंग तो एक्सपोर्टर को मिलता है, लेकिन ये किस तरीके से इम्पोर्टर के पास पहुँचता है, बैंकिंग चैनल के थ्रू। ठीक है, एक्सपोर्टर अपने बैंक को देगा, एक्सपोर्टर का बैंक इंपोर्टर के बैंक को देगा, और इंपोर्टर का बैंक जो है इंपोर्टर को देगा, जिसका लेके जो हमारा इंपोर्टर है वो क्या कर सकता है, अपने पोर्ट पे जा सकता है, डेस्टिनेशन पोर्ट पे जा सकता है जहाँ पे शिप आएगी, और वहाँ से वो गुड्स बिल ऑफ लाइडिंग शो करेगा और अपना सामान जो है वो ले लेगा। इट इज़ नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो इट इज़ अ ट्रांसफरेबल। ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन ये एक ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है। किस तरीके से ट्रांसफरेबल है कि transferability enable the bank to pay money to the exporter against tender of shipping document including bill of lading। यानी कि ट्रांसफरेबिलिटी ये कहती है कि जो इंपोर्टर है वो क्या करेगा, पेमेंट करेगा एक्सपोर्टर को। कब करेगा, जब हमारा एक्सपोर्टर बिल ऑफ लाइडिंग और बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंपोर्टर को देगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एयरवे बिल, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी बन चुकी है, तो इसको यहीं तक करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।